नमस्कार साथियों, माई सेल्फ हरीश, नर्सिंग ऑफिसर KGMU। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग A to Z। जो लास्ट डे हमने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एक अनदर टॉपिक जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस। ओके, टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोट आपके लिए है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कोई नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं जानता है, सब जानते हैं, उनका ये कोट था। बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने जीवन में चमकना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको सूरज की तरह ही जलना सीखना पड़ेगा। अब सूरज की तरह जलने का मतलब ये नहीं है कि आपको आग में जाना पड़ेगा, नहीं बच्चों, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, और यही हार्डवर्क आपका जलना है, और इसी जलने से आप एक समय पर अपने करियर को बनाएंगे जो कि आपको समाज में, सोसाइटी में सूरज की तरह चमकाएगा। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसका जो है प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ। ये बोल रहा है कि ग्रोथ का जो प्रीनेटल पीरियड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आज हम स्टेजेस पढ़ने वाले हैं। तो जनरली बच्चों दो तरह की स्टेजेस होती हैं, एक होती है इंट्रा यूटेराइन और एक होती है एक्स्ट्रा यूटेराइन। देखिए, वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये यूट्रस के इनसाइड हो रही है, मतलब अंदर हो रही है, और ये यूट्रस के बाहर हो रही है, मतलब कि ये हो रही है बच्चों आफ्टर डिलीवरी, और ये हो रही है बिफोर डिलीवरी। अरे, यूट्रस के अंदर बिफोर डिलीवरी ही तो बच्चा रहेगा ना बच्चों। चलिए, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम इसी को पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर को, एक्स्ट्रा यूटेराइन को हम बाद में देखेंगे। तो इंट्रा यूटेराइन जो है बच्चों, उसमें जनरल ये मान लीजिए कि ये एक स्पर्म था, ये एक ओवम था। सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। ये दोनों फ्यूज हुए, इनसे एक स्ट्रक्चर बनी जिसको हमने कह दिया ये जाइगोट है। क्या हमने कह दिया इसको बच्चों? जाइगोट है। तो पहली स्टेज क्या हो गई? जाइगोट हो गई। जाइगोट जो है लगभग बच्चों हम कह सकते हैं कि शुरुआती स्टेजेस में 0 to 14 डेज की जब तक रहेगा तब तक जाइगोट रहेगा। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 0 to 2 वीक्स भी बोल सकते हैं। 14 डेज का मतलब 2 वीक्स हुआ। इसके अंदर जब फर्दर और डिवीजन होता है और माइटोसिस होता है। माइटोसिस एक डिवीजन की प्रोसेस है, और डिवीजन होते हैं तो और बड़ी सेल बनती हैं, सेल के नंबर बढ़ते हैं, साइज बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है। तो जब वो 2 वीक से 8 वीक का हो जाता है, इस बीच को हम बोलते हैं बच्चों इसकी सेकेंड स्टेज एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं इसको? इसकी सेकेंड स्टेज एम्ब्रियो। ठीक है। नेक्स्ट जब 8 वीक हो जाता है, तो अगर 8 वीक से टिल बर्थ, कब तक बच्चों? टिल बर्थ, उसको हम कहते हैं फीटस। क्या कहेंगे हम उसको? उसको हम कहेंगे बच्चों फीटस। तो ये उसकी तीसरी स्टेज हो गई। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ। प्रीनेटल का मतलब भी यही हुआ बच्चों। प्री का मतलब पहले, डिलीवरी से पहले। कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रीनेटल पोस्ट नेटल ये क्या होता है। तो प्रीनेटल में डिलीवरी से पहले मतलब कि इंट्रा यूटेराइन स्टेज की बात कर रहा है। तो उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है बच्चों? एक ओवम होता है, स्पर्म होता है, जाइगोट होता है, एम्ब्रियो होता है, और फीटस होता है। ऑप्शन ढूंढिए। ओवम यस होता है, एम्ब्रियो यस होता है, इन्फेंट नहीं, ये तो बाद की स्टेज है, अभी आपको पढ़ाएंगे इस बारे में। ओवम, एम्ब्रियो, फीटस यस बिल्कुल, ये तीनों होते हैं। ओवम, फीटस, बर्थ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओवम, एम्ब्रियो यस होते हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन में फीटस भी है जो कि इससे ज्यादा करेक्ट है, इसलिए आंसर इज सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक डायग्राम से और समझ लेते हैं इसको। देखिए, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड फीटल स्टेज, ये वही वाली स्टेज है उसको बच्चों जाइगोट कह रहे थे। क्या कह रहे थे बच्चों? इसको जाइगोट कह रहे थे। इसको हम क्या कह रहे थे बच्चों? एम्ब्रियो कह रहे थे। और इसको हम क्या कह रहे थे बच्चों? फीटस कह रहे थे। ठीक है बच्चों, ये वही वाली स्टेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नियोनेटल पीरियड मीन्स। चलिए, ये देखिए एक नियोनेट है, इसका क्या मतलब होता है?
हमने एक स्टेज पढ़ ली है। सेकेंड स्टेज जो थी बच्चों वो थी एक्स्ट्रा यूटेराइन। क्या थी? एक्स्ट्रा यूटेराइन। एक्स्ट्रा यूटेराइन का मतलब आप फिर से समझ गए हैं, आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, जब आफ्टर डिलीवरी होती है तो सबसे पहले 0 to 28 डेज का जो बेबी रहेगा उसको हम कहते हैं बच्चों नियोनेट। क्या कहते हैं हम उसको? नियोनेट। नियोनेट को भी हम थोड़ा सब कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके के आ रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते हैं। मान लीजिए कि केजीएमसी, आरएमएल, पीजीआई, ये ऐसे एग्जाम्स हैं जो डायरेक्ट पुटअप क्वेश्चन कर लेते हैं कि भैया नियोनेट में कितना डेज का होता है। तो लेकिन नॉर्सेट जैसे क्वेश्चंस के अंदर वो थोड़ा सा वेरी करता है क्वेश्चन को। वो पूछेगा कि अर्ली नियोनेट बता दीजिए आप, ठीक है, अर्ली नियोनेट बता दीजिए आप लेट नियोनेट बता दीजिए, आप मिड नियोनेट बता दीजिए, ठीक है। तो अगर 0 to 7 डेज है तो वो अर्ली नियोनेट हो गया, 7 to 14 डेज है बच्चों तो वो मिड नियोनेट हो गया, और लेट नियोनेट अगर पूछेगा तो वो 14 to 28 डेज हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस को हम यहीं देख लेते हैं। इसका आंसर अपने आने वाला है कि ए नियोनेट मीन्स, नियोनेट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 0 to 28 डेज। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी राइट, को हम नियोनेट कहते हैं, ठीक। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ ओवम इज, देखिए हमने अभी जब इंट्रा यूट्राइन स्टेज पढ़ी थी, इंट्रा यूट्राइन स्टेज हमने जब पढ़ी थी उसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले ओवम जो है वो स्पर्म से फ्यूज हो रहा है, ठीक है, और फर्दर फिर बनेगा जाइगोट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ओवम के बारे में, ही पूछ रहा है। हमने जाइगोट के बारे में आपको बता दिया था, वो जाइगोट के बारे में आपको बता दिया था, स्पर्म के बारे में और ओवम के बारे में। अब इसमें पूछा गया है कि द पीरियड ऑफ ओवम इज, देखिए फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ 2 वीक, फ्रॉम 3 weeks to 2 month, from 3 months to birth and ovum of woman। चलिए बताइए, देखिए इसमें लिखा है 3 weeks to 2 month, मतलब ये बोल रहा है लगभग कि भैया 2 से 8 वीक जो है। तो मैंने आपको बताया था कि वो तो बच्चों एम्ब्रियो होता है। क्या होता है वो? एम्ब्रियो होता है। और ये पूछ रहा है कि फ्रॉम 3 month टू बर्थ, तो बच्चों ये तो फीटस होता है, ठीक है। ओवम ऑफ वुमन, ओवम ऑफ वुमन, ये ओवम ऑफ वुमन नहीं पूछ रहा है। ओवम ऑफ वुमन तो जस्ट एक सेल बता रहा है कि भैया एक सेल है वुमन की जो कि फर्दर स्पर्म से फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगी। तो पहला ऑप्शन की तरफ देखते हैं एक बार। फ्रॉम कंसेप्शन, मतलब कि ये बोल रहा है कि भैया प्रेगनेंसी से, मतलब कि प्रेगनेंसी से, मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट हुई तब से 2 वीक तक। यस, पीरियड ऑफ ओवम का मतलब यही है कि ये जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल है वो कब तक रही, मतलब उसकी जो सेल है वो कब तक रही, वो कब किसी दूसरी सेल में चेंज नहीं हुई। कब तक चेंज नहीं हुई? जब तक कि वो जाइगोट नहीं बन गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि लगभग 2 वीक तक जाइगोट बन जाता है, तो पीरियड ऑफ ओवम भी क्या हो जाएगा? लगभग 2 वीक का ही हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? समझ में आ गई आपको बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज इज नोन एज, एम्ब्रियोनिक स्टेज इज नोन एज। चलिए बच्चों देखो, पहले क्वेश्चन को देखते ही आप समझ गए होंगे कि एम्ब्रियो की ही बात कर रहा है कहीं ना कहीं। तो एम्ब्रियो आपको पता है 2 to 8 वीक होता है। अरे होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता है? तो ज़्यादा इसमें डीप ना जाते हुए हम सीधा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि सर हमको पता है 2 to 8 वीक होता है, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। चलिए लास्ट से एक बार शुरू करते हैं। 25 to 26 वीक्स नहीं, हमने ऐसे कोई वीक्स नहीं पढ़े हैं। और इतना बड़ा वीक तो हम फीटस के लिए बोल सकते थे, लेकिन हम एम्ब्रियो के लिए नहीं बोल सकते हैं। 36 to 40 वीक, ये तो लगभग एक मैच्योर फीटस हो गया है जो कि अब डिलीवर होने ही वाला है। 30 वीक to 24 वीक नहीं, ये भी एक फीटस ही हो गया है, अर्ली स्टेज ऑफ फीटस हो गई है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों? 8 वीक फ्रॉम कंसेप्शन। देखिए इसमें मैं मानता हूँ कि 2 to 8 वीक नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शंस के ऊपर भी कभी कभी आंसर डिपेंड करते हैं। तो हमको इस पे फोकस करना है कि भैया 8 वीक पे लगभग फीटस का
फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? फीटस का। सो लेट्स टॉक अबाउट फीटस। तो पहला किसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? इज ऑप्शन ए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एम्ब्रियो कैन बी डिफरेंशिएटेड एज ह्यूमन। देखिए बच्चों, इसका मतलब है कि एम्ब्रियो जो है 2 to 8 वीक की जो स्ट्रक्चर हमारे पास है वो ह्यूमन जैसी कब लगेगी। ठीक है, वो ह्यूमन जैसी कब लगेगी। देखो इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हैं कि सर जब एम्ब्रियो ही बोल दिया है उसने, तो एम्ब्रियो तो सबसे ढंग का जो बनेगा स्टार्ट 2 वीक से हो रहा है, लेकिन सबसे मैच्योर जो एम्ब्रियो है वो तो 8 वीक का ही होगा। लेकिन इसको और फर्दर आपको बताएं तो इसके लिए हम डायग्राम देख लेते हैं प्रीवियस, ये वाला देखिए। इसमें देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है बच्चों, देखो जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो ये बनी है, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियोनिक स्टेज बनी है, इस एम्ब्रियोनिक स्टेज को अगर आप देखें, इस एम्ब्रियोनिक स्टेज को देखें तो क्या आपको ये देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ह्यूमन है, एक इमैच्योर ह्यूमन है, आगे चल के ये प्रॉपर जैसे हम दिखते हैं ऐसा ह्यूमन बन जाएगा। तो वो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब हमें ऐसा लगता है, कब हमें ऐसा दिखता है, कौन से स्टेज में ऐसा दिखता है कि हमारा जो ये जाइगोट है ये एक ह्यूमन जैसा लग रहा है, कि इससे कोई एक ह्यूमन का डेवलपमेंट होने वाला है। इसमें हम आपको एक चीज बता देते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है बच्चों, इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बच्चों सबसे, देखिए बच्चों हम बात करें अगर 0 वीक से हम ले लें कि भैया स्टार्टिंग हुई है, और हम पूरी प्रेगनेंसी को ले लें, लगभग 9 मंथ हम लेके चलते हैं, तो बच्चों अगर 3 मंथ का हम एक सेट ले लें तो इन सेट्स को हमारी पीडियाट्रिक्स में या फिर ओबीजीगाइनी के अंदर बोला जाता है ट्राइमेस्टर्स। क्या बोला जाता है बच्चों? ट्राइमेस्टर्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट 0 to 3 मंथ वाला जो पीरियड है उसको हम कहेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या कहेंगे उसको हम? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही हमारा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, हमारा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है कौन सा वाला बच्चों? 2 to 8 वीक वाला, 2 to 8 वीक वाला, वो वाला स्टेज आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है, इसको पढ़ाने का जो रीज़न है वो यही है कि यही वो टाइम पीरियड होता है, यही वो स्टेज होती है जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण प्रोसीजर देखने को मिलता है। उसका नाम है बच्चों ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या नाम है उसका बच्चों? ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि ऐसी स्टेज जिसके अंदर ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो गए। ऑर्गन्स जैसे लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, ठीक है, सारे वाइटल्स ऑर्गन जो है वो बनना स्टार्ट हो गए हो, उस स्टेज को या उस प्रोसीजर को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, लाइक फिजिकल अपीयरेंस भी इसमें आप मान सकते हैं, जैसे कि हैंड्स, लेग्स, ठीक है, जब ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं तो सीधा सा मतलब है कि यही वो स्टेज है जहाँ पे हमको जो हमारा फीटस है, जो हमारा एम्ब्रियो है, वो लगेगा कि ये ह्यूमन का है, ये ह्यूमन जैसा लगेगा। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? इसका आंसर क्या जाएगा? चलिए देखते हैं क्या जाएगा। यस, व्हेन एम्ब्रियो कैन बी डिफरेंशिएटेड एज ह्यूमन, तो आपने आपको बताया था द 8 वीक्स, क्योंकि इसके अंदर ये सबसे बेहतरीन एम्ब्रियोनिक स्टेज होने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन द ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड। कंसेप्शन का मतलब हो गया बच्चों प्रेगनेंसी। कंसेप्शन का मतलब हो गया प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 7 वीक के बाद कौन सा वीक आएगा बच्चों? 8 वीक आएगा। अरे कितनी बार बताया है कि 8 वीक का मतलब एम्ब्रियो पूछ रहा है। यार क्या पूछ रहा है? एम्ब्रियो पूछ रहा है। ढूंढो एम्ब्रियो कहाँ है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट
द पीरियड फ्रॉम डैश डैश टू डैश डैश इज कॉल्ड एम्ब्रियो। यस सर, आपने कई बार बताया है, आपने बताया है 2 वीक टू 8 वीक। ठीक, 8 वीक ढूंढिए बच्चों, ये रहा। 2 वीक को उसने क्या लिख दिया है, 14 डेज। तो हमारे प्यारे बच्चे ये तो सिंपल सी मैथ्स कर ही लेंगे, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो इन विच all body parts can be identified is called as। बच्चों ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी स्टेज है एम्ब्रियो की, ऐसी कौन सी स्टेज है एम्ब्रियो की जिसमें हम सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको एक ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसीजर बताई थी, ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसीजर बताई थी जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में अंतर ये है कि उसमें वो पूछ रहा था कि हमें ह्यूमन जैसा लगता है, और इसमें पूछ रहा है कि हमें प्रॉपर लग रहा है, प्रॉपर हम ये देख पा रहे हैं कि ये हाथ है, ये पैर है, ये बाल है, ये मुंह है, ये आंख है। तो वो कब होगा, जब एम्ब्रियो थोड़ा और डेवलप हो जाएगा। और एम्ब्रियो का बेटा एडवांस स्टेज ही तो हम फीटस कहते हैं। अरे क्या कहेंगे उसको, हम एडवांस स्टेज को फीटस कहेंगे। तो आंसर ढूंढिए इसके अंदर क्या है, फीटस। समझ में आ गया आपको बात? चलिए, न्यूबॉर्न पीरियड इज, न्यूबॉर्न पीरियड इज, न्यूबॉर्न पीरियड इज व्हाट बेटा, न्यूबॉर्न। देखिए हमने आपको भी बताया था कि आफ्टर डिलीवरी कुछ स्टेजेस देखने को मिलेंगी। तो अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताई थी कि नियोनेट बोलते हैं बच्चों 0 to 28 डेज को। क्या बोलते हैं बच्चों, 0 to 28 डेज को। अगर 28 डेज से 1 ईयर तक वो पूछ ले तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसको कहेंगे इन्फेंट। क्या कहेंगे बच्चों, उसको इन्फेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको इन्फेंट कहेंगे। अगर वो पूछ ले कि 1 ईयर टू 3 ईयर तक, अगर 1 ईयर टू 3 ईयर तक पूछ ले तो बच्चों इसको टर्म नाम दी है टोडलर। क्या नाम दिया है इसको बच्चों, टोडलर। और अगर वो पूछ ले 3 to 6 ईयर तक के, क्या कहेंगे। तो बच्चों देखिए आप जब 4 या 5 साल के होंगे तो घर में आपके ये माहौल होगा कि भाई हमारा जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है, इसको स्कूल में डालो। ठीक है, तो इसी टर्म पे इसको नाम दिया है प्री स्कूल। क्या नाम दिया है इसको बच्चों, प्री स्कूलर। स्कूल में डाल दो लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए कि कैसे बैठते हैं स्कूल में, इसलिए बच्चों इसका नाम क्या दे दिया है, प्री दे दिया है। ऐसा इसको समझ लें आप। ठीक है, जब बच्चा 6 ईयर टू लगभग 12 ईयर हो जाएगा, देखिए इसको हम बोलते हैं स्कूलर, कि ये बच्चा अभी स्कूल जाना सीख गया है, बड़ा हो गया है, तो अभी उसको हम स्कूलर बोल रहे हैं। लेकिन कई ऑथेंटिक बुक के अंदर जैसे कि एनक्लेक्स के अंदर इसको 10 ईयर भी दिया गया है। ठीक है, तो वो आप ऑप्शन बेस्ड जरा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करिएगा। एंड 12 के बाद 13 to 18 ईयर्स, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं एडोलेसेंट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, एडोलेसेंट, एडोलेसेंट एज। ठीक है, तो 0 to 28 days is neonate, 28 to 1 year is infant, 1 year to 3 years is toddler, 3 to 6 years is preschooler, 6 year to 12 years is schooler, and 13 to 18 is adolescent। ओके बच्चों, चलिए तो हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूबॉर्न पीरियड इज, तो न्यूबॉर्न पीरियड इज जस्ट कि बच्चा भी पैदा ही हुआ है नया नया, तो नया नया जब पैदा होता है तो हमने उसको यही टर्म दी थी, उसको हम नियोनेट कह रहे थे। तो वही ढूंढिए कि फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ इज नोन एज न्यूबॉर्न पीरियड। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम 0 to 28 डेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अनदर। वही चीज नियोनेट बोलते हैं सर, हमको पता है, आपने कई बार बता दिया है। सो नियोनेटल पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम। देखिए ये पूछ रहा है कि इन्फेंट जो है उसको किस एज ग्रुप को हम कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था 20 days to 1 year इज नोन एज इन्फेंट। ढूंढिए
कहीं लिख रहा है ऐसा? यस लिख रहा है। इसको सर यहाँ पर चेंज करके लिख दिया है, इसको 4 वीक लिख दिया है। 1 मंथ के अंदर बच्चों कितने वीक होते हैं? 4 वीक ही होते हैं ना, तो 4 वीक टू 1 ईयर। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म टोडलर रेफर्स फ्रॉम, मैंने आपको ये भी बताया है 1 ईयर टू 3 ईयर, 1 ईयर टू 3 ईयर इज नोन एज टोडलर। क्या हो गया बच्चों? टोडलर। तो ऑप्शन सी इज, सॉरी ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हैं इसके अंदर, तो ऑप्शन बी इज 1 to 3 ईयर इज बेस्ट आंसर। चलिए, अकॉर्डिंग टू WHO वन ऑफ एज ग्रुप्स बिलोंग्स टू एडोलेसेंस। अभी आपको बताया था कि एडोलेसेंस एज जो होती है सर वो होती है 13 डेज टू 18, सॉरी वो होती है सर 13 ईयर टू 18 ईयर्स। क्या होती है? 13 ईयर टू 18 ईयर। एक बार स्लिप चेक कर लेते हैं, कहीं डेज तो नहीं लिख दिया है। नहीं, बिल्कुल सही है, ईयर लिखा है। चलिए, 13 ईयर टू 18 ईयर। वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू WHO। बच्चों कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस बेस्ड हमको आंसर निकालने होते हैं, जो एक्यूरेट हमने डेटा पढ़ा है वो कभी कभी ऑप्शंस में नहीं आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, इन तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसकी लास्ट जो डिजिट है उसको आप अपने ध्यान में रखिए कि 18 को क्रॉस तो नहीं करेगा। तो ऐसे जितने भी ऑप्शंस जिसमें वो 18 को क्रॉस कर रहा है या 18 से बहुत ज़्यादा है उसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे फिलहाल। जैसे कि इसमें देखिए 23, तो ये तो नहीं हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे चले गए। इसमें 20 है और इसमें 19 है, दोनों में ही 10 दे रखा है। ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट आंसर कौन सा है? जो क्लोजेस्ट होगा। ज़्यादा बेस्ट आंसर कौन सा होगा? जो क्लोजेस्ट होगा। लेकिन फिर भी इसको थोड़ा फर्दर हम डिटेल में देखें तो बच्चों जो एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस जो है उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया था कि एडवांस लेवल के एग्जाम्स के अंदर थोड़ा सा उसको डीप पूछ लेते हैं। टर्म्स वही हैं जो हमने पढ़ी हैं, लेकिन उसको थोड़ा डीप वे में वो पूछते हैं कि क्या जो नर्सिंग ऑफिसर्स हमारे एग्जाम में बैठे हैं उनको क्या और भी नॉलेज है कि नहीं। तो हम देखते हैं, तो एडोलेसेंस के अंदर बच्चों हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अर्ली अर्ली एडोलेसेंस, इसको हम लिख सकते हैं मिडिल, और इसको हम लिख सकते हैं लेट। क्या लिख सकते हैं हम इसको? लेट। तो अर्ली एडोलेसेंस जो है बच्चों उसमें हम क्या करेंगे कि अगर 10 to 13 ईयर का बच्चा है तो उसको हम बोलेंगे अर्ली एडोलेसेंस, और अगर वो 14 to 16 ईयर का बच्चा है तो उसको हम बोलेंगे मिडिल एडोलेसेंस, और अगर वो बच्चों 17 to 19 ईयर्स का बच्चा है तो उसको हम बोलेंगे लेट। मतलब क्या किया हमने, जो हमने एक डेटा पढ़ा था 13 to 18 उसको हमने थोड़ा सा वेरी कर दिया है, एक इधर प्लस कर दिया है और एक इधर प्लस कर दिया है, जिससे कि इसकी और टर्म्स हमारे सामने आ गई। ठीक है, कभी कभी इनको दूसरी टर्म्स में भी बोला जाता है कि प्री एडोलेसेंस क्या है, प्री एडोलेसेंट क्या है। प्री का मतलब वही एडोलेसेंस से पहले की स्टेज। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे सर पोस्ट एडोलेसेंस। ठीक है, या इसके लिए एक टर्म और यूज कर रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं पोस्ट प्यूबेसेंट। ऐसे इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्री प्यूबेसेंट। ठीक, मिडिल वाले को हम क्या बोलेंगे फिर? इसको हम बोल देंगे सर प्यूबेसेंट। ओके, तो ये सारी टर्म्स जो हैं इनको भी आप अपने मन में दिमाग में रखिएगा, जिससे कि क्वेश्चन कैसे भी वेरी करे आप उसका आंसर अच्छे से कर पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्री एडोलेसेंट एज, देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया था कि हम एडोलेसेंस जो एज है उसको थोड़ा सा वेरी कर देते हैं। तो प्री का क्या हो जाएगा बच्चों? जैसा कि हमको पता है कि हमने लिया था सर 13 to 18, तो हम इसको क्या करेंगे? प्री बोल रहा है तो लगभग इससे थोड़ा सा पहले कर देंगे, इसमें माइनस लेस कर देंगे, तो लगभग जो है वो क्या आ जाएगा, लगभग हम जो ले रहे हैं देखिए 13 से पहले का क्या आएगा? 12 to 14। ठीक है, पहले का ही लेंगे हम। ओके, क्या लेंगे? मैंने आपको बताया था कि अर्ली एडोलेसेंस जो है वो क्या है? 10 to 13 ईयर। तो अब ऑप्शंस में देखिए कि कौन इसकी क्लोजेस्ट है, तो सबसे क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है? आंसर फर्स्ट, 12 to 14 ईयर्स। चलिए, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ इज, बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये टोटली डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपको याद रखना ही है। जिस तरीके से हम याद रखते हैं कि भैया आरबीसी हमारे अंदर
5 to 6 बिलियन होती है। हीमोग्लोबिन जो होता है 13 to 18 होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स होती हैं जो 1.5 to 3 लैक्स होती हैं। इसी तरीके से इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि टोटल ब्लड वॉल्यूम जो है बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर, वो लगभग बच्चों देखा गया है 18 ml पर केजी पाया जाता है। मान लीजिए कि लगभग 3 केजी का एक हेल्दी बेबी बॉर्न हुआ है तो उसमें लगभग 80 इंटू 3 240 ml ब्लड होगा। कितना होगा? 240 ml ब्लड होगा। ब्लड के बारे में फर्दर डिटेल क्लासिफिकेशन, डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल जो लेक्चर है वो MSN में पंकज सर आपको देंगे बहुत जल्द, तो उसमें आप ब्लड के बारे में और विस्तृत जानकारी ले पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of among the following hormone helps responsible for skeletal maturation of fetus? चलिए देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझें। देखिए जनरली आपने 11th-12th के अंदर ये पढ़ा होगा कि एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन। कि जनरली जो एक एडल्ट होता है, जो एक एडोलेसेंस होता है, जो एक चिल्ड्रन होता है, उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है सर, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और वो भी एंटेरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से निकलता है बच्चों? एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जो कि ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ कराता है। लेकिन बच्चों के अंदर बेटा ये 7 स्टार लाइन है। 7 स्टार लाइन इसलिए है कि कमाल का पॉइंट ये है, कमाल की नॉलेज ये है कि ये देखा गया है कि इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर, इंट्रायूटराइन लाइफ मतलब कि जब वो फीटस है, क्या है वो? जब वो फीटस है तो जीएच हार्मोन जो है वो किसी भी तरीके का फंक्शन नहीं करता है। क्या नहीं करता है बच्चों? किसी भी तरीके का फंक्शन नहीं करता है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्या रखेंगे? याद रखेंगे। सर तो ग्रोथ हार्मोन अगर फंक्शन नहीं करता है तो फिर फीटस की ग्रोथ कौन सा हार्मोन कराता है? तो बच्चों एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोनिक जो स्टेज थी उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा था, उसके अंदर एक ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है बच्चों जिसका नाम है थायराइड। कौन सी ग्लैंड है बच्चों? थायराइड, जो लगभग 12 वीक पे बन जाती है। कब जब बन जाती है? 12 वीक पे बन जाती है। इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर पूरा का पूरा स्केलेटल जो मैचुरेशन है वो कौन सी ग्लैंड करती है? थायरोक्सिन ग्लैंड करती है। कौन सी ग्लैंड करेगी? थायराइड ग्लैंड करेगी, जो कि हार्मोन कौन सा निकालती है? थायरोक्सिन। कौन सा निकालती है बच्चों? थायरोक्सिन। समझ में आ गई बात आपको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन। देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक मेल हार्मोन है, जो कि जब मेल एडोलेसेंस हो जाएगा उसके अंदर सेक्स हार्मोन, उसके अंदर जो भी ग्रोथ करवाएगा उसमें हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन एक फीमेल के अंदर, ऐसा नहीं है कि फीमेल के अंदर ही होता है, मेल के अंदर भी होता है, जो इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि फीलिंग्स जनरेट करता है अपने ऑफ स्प्रिंग्स के लिए। लेकिन फीमेल में देखा जाए प्राय तो ये मसल पे काम करता है, यूट्रस की पे, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या लेबर इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम बच्चों? लेबर हम बोल सकते हैं। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्रेस्ट ग्लैंड्स पे काम करता है और मिल्क का सिक्रेशन करवाता है, जो कि आफ्टर बर्थ डिलीवरी के बाद एक नियोनेट को डाइट के रूप में दिया जाता है, जो कि सबसे बैलेंस और सबसे अच्छा डाइट का सोर्स है किसी भी नियोनेट के लिए। ठीक है, चलिए। अबाउट 1 hour of birth द नर्स कैन एक्सपेक्ट ए नियोनेट टू बी। देखिए ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स, जो भी हेल्थ केयर वर्कर लेबर रूम में काम करते हैं वो इस चीज़ से अनभिज्ञ होंगे, उन्होंने देखा होगा। जनरली इसको थ्योरेटिकल बेस, एनक्लेक्स बेस आपको एक डाटा बता देता हूँ। एनक्लेक्स में ये बताया गया है कि जो आफ्टर बर्थ एक बेबी है उसके अंदर आपको जनरली 2 तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए क्या,
शुरुआती 1 आवर ले लें और उसके बाद लगभग 6 to 8 आवर्स ले लें। उसमें क्या देखने को आपको मिलेगा, जब बच्चा जस्ट अभी डिलीवरी हुआ है, तो वो बच्चों बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगा। वो ऐसा सोचता है, ऐसा समझिए इसको, वो ऐसा सोचता है कि यार मैं ये कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, ठीक है। तो इधर उधर देखता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, कि रेस्पॉन्सिवनेस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पहली बार इस लाइफ अर्थ पे आया है। वो देख रहा है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ये तो कहीं मैंने देखी ही नहीं है, इस तरीके से याद रखने की चीज़ें हैं। वेरी रेस्पॉन्सिवनेस हर चीज़ के लिए, एक्टिव, रेस्पॉन्सिव, और साथ में वो क्राई करेगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें ही दिखाता है कि बच्चा जो है हमारा हेल्दी है, ठीक है। लगभग 30 मिनट्स तक वो ऐसा करता है। 30 मिनट्स के बाद ऐसा एक आइडियल टाइम है ये, कि आफ्टर 30 मिनट्स या और भी जल्दी मदर जो है उस बच्चे को अब मिल्क, मतलब कि ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। क्या करवा सकती है बच्चों? ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। तो ऐसा समझ लेते हैं जो हमारा बच्चा भी पैदा हुआ है वो आधे घंटे बाद ब्रेस्ट फीड करता है, और ब्रेस्ट फीड के बाद देखो अब उसने खा लिया है, चिल्ला लिया है, थक गया है, सबसे मिल लिया है, इंटरेक्शन कर लिया है सोशल एनवायरनमेंट से। अब आदमी क्या करता है, खाने पीने थकने के बाद क्या करता है, आराम। तो अब बच्चा भी क्या करेगा बच्चों, लगभग 6 to 8 आवर्स तक स्लिप करेगा, रेस्ट करेगा और रिलैक्स रहेगा। क्या रहेगा? रिलैक्स। देखिए बच्चों, ये जो डाटा मैंने आपको 6 to 8 आवर बताया, ये एक एंकेलेक्स बेस्ड डाटा है। कुछ बुक्स में ये बताया गया है कि ये 2 to 4 आवर ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बेस हम देखेंगे इसको। तो यही क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि अबाउट 1 आवर आफ्टर बर्थ, मतलब कि 1 घंटे बाद, हमने तो बता दिया आपको 30 मिनट बाद ही वो दूध पी के क्या करेगा, सो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ढूंढिए, रिलैक्स एंड स्लीपिंग क्वाइटली। तो बेस्ट आंसर इज दिस। आफ्टर 6 to 8 आवर क्या करेगा सर? अगर मान लीजिए आफ्टर 6 आवर क्या करेगा, देखिए अब वो खा पी लिया है, अब वो उठेगा, और बच्चे क्या करते हैं, शरारत, तो वो परेशान करना शुरू करेगा। परेशान में कैसे? क्योंकि अब उसने खाया पिया तो उसका इंटेस्टाइन, उसका गट वर्क किया। जब गट वर्क करेगा तो वो सबसे पहला स्टूल, जिसको हम बोलते हैं मेकोनियम, फर्स्ट इट इज द फर्स्ट स्टूल, इसको हम क्या बोलते हैं, मेकोनियम, वो सिक्रीट करेगा। अरे बताओ भाई, मेकोनियम जब सिक्रीट करेगा तो अपने माता पिता के लिए क्या कर देगा, वो परेशानी, साफ करना पड़ेगा, है ना। तो वो वापस से किस मोड में आ जाएगा बच्चों, अलर्ट मोड में आ जाएगा, वापस से वो रेस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। वापस से वो क्राई कर सकता है, वापस से उसकी हंगर बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले तो उसके ऑर्गन्स ने काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी उसको 7-8 घंटे हो गए हैं, तो अभी उसके ऑर्गन्स जो हैं वो ग्लूकोज की डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी हंगर भी बढ़ जाएगी। समझ में आ गई आपको ये बात? चलिए, व्हाट इज द स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टिमेट गेस्टेशनल एज ऑफ न्यूबॉर्न बाई मैच्योरिटी रेटिंग? देखिए बच्चों, समय के अभाव, चलिए करा देते हैं। व्हाट इज स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टिमेट गेस्टेशनल एज ऑफ ए न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग? चलिए, बोल रहा है कि वो कौन सा स्कोर सिस्टम है जो कि न्यूबॉर्न की गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग उसकी मैच्योरिटी रेटिंग देगा। चलिए, हम इस चारों जो स्केल्स दिए गए हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, जो बाइंड स्कोर है बच्चों, बाइंड स्कोर जो है वो जनरली जो दिखाता है, हम इसके देख लेते हैं, यही देख लेते हैं इसको। बेंड स्कोर जो है जनरली बच्चों एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, जो कि हम जनरली ऐसे पेशेंट, ऐसे बच्चे जिनके अंदर हाइपर बिलूर, मतलब जिनके अंदर बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है, ठीक है, उनमें न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करने के काम जो आता है वो बाइंड स्कोर काम आता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों अमोनिया एक्स बहुत ज़्यादा एक्सेस में बन जाता है, और वो BBB जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, क्या बोलेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको क्रॉस कर जाता है, जिससे कि एक बीमारी हो जाती है, इसका नाम है एनसेफेलोपैथी। क्या नाम है इसका? एनसेफेलोपैथी, जिसके अंदर बच्चा डिसओरिएंटेड, वेरी एक्टिव, इस तरीके की इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलेंगे। सो इसमें हम करते हैं बाइंड टेस्ट। चलिए, दूसरा है
डाउन टेस्ट, ठीक है, डाउन स्कोर। अब जो डाउन स्कोर है बच्चों, वो क्या करता है, हम डाउन स्कोर जो है यूज लेते हैं जनरली, ऐसा कोई भी बच्चा जो साइनोसिस में है, और साइनोसिस में तब है जब हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम उसको? ऑक्सीजन थेरेपी भी दे रहे हैं। ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद भी उसके अंदर हमको रिट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं, ग्रंटिंग देखने को मिल रही है, उसके अंदर हमको एयर ऑस्कल्टेशन जो है वो सुनने को कम मिल रही है, ठीक है। जनरली हम कह सकते हैं इसको कि इसको डिस्ट्रेस है, ठीक है। तो डिस्ट्रेस को जनरली चेक करते हैं हम डाउन स्कोर से। तीसरा है FLACC स्केल। FLACC का मतलब है बच्चों, देख लीजिए, फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलेबिलिटी, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं जनरली, इट्स मेजर पेन। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि पेन को मेजर करने के लिए लगभग 2 मंथ टू 7 ईयर, 2 महीने से 7 साल के बच्चे में पेन को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं, तो उसका नाम है FLACC, ठीक है। जिसमें कुछ स्कोर्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर 0 स्कोर आता है तो बच्चों वो रिलैक्स है, कंफर्टेबल है। अगर 1 2 3 आता है तो उसको बच्चों माइल्ड डिस्कम्फर्ट है। क्या है? माइल्ड डिस्कम्फर्ट है। उसको अगर 4 to 6 नंबर आता है तो उसको मॉडरेट पेन है। कैसा पेन है बच्चों? मॉडरेट पेन है। और अगर 6 से ज़्यादा है तो उसको कैसा पेन है बच्चों? सीवियर पेन है, ठीक है। ये हो गया FLACC। नेक्स्ट जो है वो है बलार्ड स्केल, ठीक है। इसका जो आंसर होने वाला है, देखिए हम तीनों स्केल पढ़े, इसके अंदर कहीं भी मैच्योरिटी और गेस्टेशनल एज की चर्चा या डिस्कशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि तीनों जो स्केल हमने पढ़े हैं ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर जो है न्यू ब्लड स्केल है। न्यू ब्लड स्केल जो है वो क्या है, उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम अपने पास है। न्यू ब्लड स्केल के अंदर बच्चों जनरली तो वो 2 चीज़ें देखते हैं। कौन कौन सी? एक देखते हैं न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। क्या देखते हैं? न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। और एक देखते हैं फिजिकल मैच्योरिटी, ठीक है। देख लीजिए, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मैच्योरिटी के हिसाब से रेटिंग क्या देंगे हम, तो कौन सा स्केल? वो है बलार्ड स्केल। ये बहुत यूज भी होता है। देखिए, तो न्यूरोमस्कुलर के अंदर क्या होता है बच्चों, न्यूरोमस्कुलर के अंदर हम कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे कि पोस्चर कैसा है, स्क्वायर विंडो। स्क्वायर विंडो हम यूज लेते हैं जनरली बच्चों, रिस्ट होती है, कलाई जो होती है हाथ की, ये जो कलाई है यहाँ से और ये जो एल्बो है, इसके बीच का एंगल कितना है, इसके बीच का एंगल कितना है, ठीक है। अगर वो एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो बहुत प्री मैच्योर है। क्या है बच्चों? वो बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर है, ठीक है। उसके मसल्स, उसके टेंडन, उसके लिगामेंट जो है बहुत प्री मैच्योर है, ठीक है। और 90 है तो ये उसके हिसाब से इसमें स्कोर दिए गए हैं। अगर 90 से ज़्यादा है तो -1 देंगे, 90 है तो 0 देंगे, 60 डिग्री है तो 1 देंगे, 45 है तो 2 देंगे, है ना। इस तरीके से इसमें स्कोरिंग की गई। एक इसमें हम देखते हैं आर्म रिकॉइल। आर्म मतलब जो है अपनी जो आर्म्स हैं वो कितनी रिकॉइल हो सकती हैं, कितनी हम उसको खींच सकते हैं, कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसे हम मसल और टेंडन का जो मैच्योरिटी लेवल है वो चेक करते हैं। एक होता है पॉप्लिटेल एंगल। जिस तरीके से हमने स्क्वायर विंडो देखा रिस्ट का एंगल, उसी तरीके से हम नी और नीचे लेग्स के बीच में जो एंगल देखते हैं वो पॉप्लिटेल एंगल हो गया। एक होता है स्कार्फ साइन। देखिए बच्चा, स्कार्फ साइन को हम अलग से एक बार आपको बता देते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। स्कार्फ साइन जनरली हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई बेबी है, ये इसकी 2 आर्म्स है। इन आर्म्स को हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड में शोल्डर की तरफ इसको इस तरीके से मूव करते हैं। क्या करते हैं? इस तरीके से मूव करते हैं, क्रॉस का साइन बनाते हैं। अगर ऐसा कोई बेबी जैसे ही इसको अपर चेस्ट से ऊपर लेके जाते हैं और हमें रिट्रैक्शन महसूस होता है, हमें रेसिस्टेंस महसूस होता है, बेस्ट टर्म रहेगी रेसिस्टेंस, ठीक है। हमें लगता है कि वो खींचने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही है, इसका मतलब ये है कि उसके जो मसल हैं, उसकी जो बोन्स हैं वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग है और वो हमें रेसिस्ट कर रही है। इसका मतलब बेबी जो है वो मैच्योर है। क्या है बच्चों? बेबी मैच्योर है, हेल्थी है। और अगर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, रेसिस्ट नहीं करता, आसानी से इस तरह का क्रॉस का साइन बन जाता है, इसका मतलब है बच्चा जो है वो प्री मैच्योर है, या हम बोल सकते हैं प्री टर्म है। क्या बोल सकते हैं? प्री टर्म है। तो जनरली स्कार्फ साइन जो है वो हम चेक करते हैं प्री टर्म बच्चों में। किस में चेक करते हैं? प्री टर्म बच्चों में।
अगर इससे साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जो है वो प्री मैच्योर है, वो समय से पहले पैदा हो गया, उसके जो मसल्स हैं, उसके जो बोन्स हैं वो प्रॉपर डेवलप अभी नहीं हुई। आपको क्या समझ में आ गई है बात? चलिए, ऐसे ही लास्ट इसमें देखते हैं हील टू ईयर, पूरा उसको मेजर करते हैं, हील्स को ईयर तक ले जाते हैं। अगर प्रॉपर चला गया है इसका मतलब तो बिल्कुल प्री मैच्योर है, और अगर वो बिल्कुल असिस्ट करता है तो बिल्कुल मैच्योर है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं ब्लाड स्कूल में फिजिकल मैच्योरिटी। फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर हम जो चीज़ देखते हैं, 6 चीज़ें देखते हैं। ठीक है, यही चीज़ याद रखनी है आपको कि कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। जनरली आपसे वो स्कोर के बारे में नहीं पूछता है, वो पूछता है कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो भी नॉर्थ से जैसे क्वेश्चन में, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्किन देखते हैं, लेनुगो। लेनुगो होता है बच्चों जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर एक लेयर बनी होती है जिसको हम बोलते, तो जैसे कि ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर बच्चों जब न्यूबॉर्न देखेंगे ना, हल्का हल्का से डाउनी, पैची और थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं लेनुगो। क्या बोलते हैं उसको हम? लेनुगो। ठीक है, ऐसे ही प्लांटर सरफेस देखेंगे, ब्रेस्ट देखेंगे, ब्रेस्ट बर्ड्स देखते हैं जनरली कि कैसी बर्ड्स हैं, उसकी फ्लैट है, थोड़ी सी उभरी हुई है, कैसी है। ठीक है, आई ईयर देखेंगे, जेनाइटिला देखेंगे, और जेनाइटिला फीमेल्स के अंदर देखेंगे। जनरली हम ये चीज़ें जो हैं उसके अंदर मेजर करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीटर्म इन्फेंट एल्बो में इजीली बी ब्रॉट अक्रॉस द चेस्ट विद नो रेसिस्टेंस। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको स्कार्फ साइन बताया था। क्या बताया था? स्कार्फ साइन मैंने आपको बताया था कि प्री टर्म जो बच्चे होते हैं उसके अंदर ये बच्चा है, इसके अंदर जो इसकी आर्म से जब इनको हम खींचते हैं शोल्डर की तरफ, तो ये इधर चली जाती है, उधर चली जाती है बिना रेसिस्टेंट के, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्कार्फ साइन बोलते हैं। तो ये इसमें पॉजिटिव है, इसके बारे में ही बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन स्कोरिंग न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी ऑफ ए न्यूबॉर्न, मतलब ये बेटा ब्लड स्केल की ही बात कर रहा है, जिसमें न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी की बात कर रहा है। बोल रहा है कि एक न्यूबॉर्न है, स्क्वायर विंडो टेस्ट देख रहे हैं। स्क्वायर विंडो एंगल मैंने आपको बताया था कि रिस्ट जो होती है, कलाई जो होती है, वो कितने डिग्री एंगल पे मुड़ रही है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर विंडो एंगल। इन ए फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी विल बी, देखिए उसमें था उसमें था अगर 90 डिग्री ही मुड़ रही है तो ये हो गया बच्चों फुल टर्म। क्या हो गया? ये फुल टर्म। ठीक है, और अगर 0 डिग्री है तो ये हो गया बिल्कुल लो, मतलब कि बिल्कुल लो जा रहा है। ठीक है, तो द फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी विल बी क्या होगी? मैंने आपको बता दिया है फुल टर्म में 90 डिग्री। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार डायग्राम में। फुल टर्म जो है, जिसमें मतलब ये वाला एंगल आएगा, इसको बोलते हैं फुल टर्म, तो लगभग 90 डिग्री चला जाएगा इसमें। ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही। जब नेक्स्ट हम क्लास पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम एक नया टॉपिक और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक लाएंगे, जो कि एक कॉन्सेप्ट से आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाला है। सो इफ़ यू लाइक अवर क्लासेस देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद। सबा खैर, गुड बाय।